Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you Introduction to Business Activities, Industry and Commerce. ये जो टॉपिक है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। तो आज से मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। इससे पहले मार्केटिंग जो चल रहा था, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसकी भी वीडियो साथ के साथ आती रहेगी। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। देखो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो मनी के मकसद से की जाती है। मतलब हम पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जिसमें हमारी मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, मीन्स हम पैसे नहीं कमाते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। ओके, सो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पे करी जाती है प्रॉफिट कमाने के लिए। और हम ये सब कैसे करते हैं? थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनको बेचते हैं। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे कि बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस की, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कब कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। जब हमारा ये मकसद होता है पैसा कमाना, तब हम उस एक्टिविटी को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे कि जो शॉपकीपर होता है वो अपनी दुकान में सेल और परचेज करता है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट फीचर है बिजनेस की एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली बिजनेस तभी आप कर पाओगे जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करोगे फॉर द मनी। ओके, अब अगर कोई इंडिविजुअल अपने पर्सनल पर्पस के लिए चीज खरीदता है तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। जैसे कि अगर सपोज एक शॉपकीपर है, वो जो है अपने घर के लिए पर्दे खरीद रहा है, तो वो बिजनेस नहीं होगा। लेकिन अगर उस शॉपकीपर की पर्दों की दुकान है, वो होलसेलर से पर्दे खरीद रहा है अपनी दुकान पे बेचने के लिए, तो उसे हम कहेंगे कि वो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि वहां पे वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगा फॉर मनी। वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए उसे यूज नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट इज रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। बिजनेस तभी हम कहेंगे अगर वो एक्टिविटी आप रोज करते हो, रेगुलर बेसिस पे करते हो। अगर आपने एक बार किसी चीज को खरीदा और बेचा तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। अगर आप रोज उस चीज को करते हो, रेगुलर बेसिस पे करते हो, तभी वो बिजनेस होगा। जैसे कि अगर एक पर्सन जो है अपना पुराना स्कूटर बेच के नया खरीद लेता है, तो इस परचेज और सेल को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर वो अपनी उसके पास स्कूटर्स की एजेंसी है, वो स्कूटर्स को खरीदता है और आगे कस्टमर्स को बेचता है, तो उसमें रेगुलरिटी इन डीलिंग्स है, वो हर रेगुलर बेसिस पे उसे बेच रहा है, तो वो बिजनेस होगा उसका। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मनी को अर्न करने के लिए ही की जाती है। अब देखो, बिजनेस को हम करते तो प्रॉफिट मोटिव के पर्पज से है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त प्रॉफिट ही हो, कभी कभी लॉस भी होता है। तो जो मेन पर्पस है बिजनेस का कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये तो सभी को पता होगा कि बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क एलिमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रेजेंट होती है बिजनेस में, क्योंकि अगर आप बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। ओके, सो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही चलता है जैसे जिंदगी में अप एंड डाउन चलते हैं। देन नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जो बिजनेस है वो बहुत तरह की यूटिलिटी को क्रिएट करता है, जैसे यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम एंड ओनरशिप। अब प्लेस की यूटिलिटी क्या यूटिलिटी होती है? इट मीन्स इट इज क्रिएटेड बाय कैरिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। यूटिलिटी ऑफ प्लेस तब क्रिएट होती है जब हम गुड्स को जहाँ पे वो बनते हैं वहां से उठा के उसे वहां पे लेके जाते हैं जहाँ पे उन्हें लोग खरीदते हैं। फॉर्म यूटिलिटी ऐसे क्रिएट होती है, वो हमारी इंडस्ट्री में क्रिएट होती है कि जब हम गुड्स को बनाते हैं उसकी साइज और फॉर्म को चेंज करके, मतलब रॉ मटेरियल लेके आते हैं और उसे फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिर जाके बेचते हैं। मीन्स हमने उन रॉ मटेरियल की साइज और फॉर्म चेंज करके उसे एक फिनिश गुड बना दिया। तो ये सब भी बिजनेस में होता है। देन नेक्स्ट इज यूटिलिटी ऑफ टाइम। टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट की जाती है कि गुड्स को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक उसकी जरूरत नहीं है। ये जरूरी तो नहीं है ना गुड्स आज बने और आज ही बिक जाएंगे,
हो सकता है उस समय उसकी डिमांड ना हो, तो उसे तब तक वेयर हाउसेज में रखा जाता है जब तक उसकी ज़रूरत अराइज नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज ओनरशिप की यूटिलिटी कैसे क्रिएट की जाती है? बाय परचेज एंड सेल। अब ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है ना जब गुड्स को बेचा जाता है। ओके, सो ये सारी यूटिलिटी जो है वो बिजनेस में क्रिएट होती है। देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देखो, प्रॉफिट कमाना बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा तभी वो दोबारा से दोबारा आपके पास आएगा, उससे आपकी गुडविल भी बढ़ेगी, तभी आपकी सेल भी बढ़ेगी फ्यूचर में। तो आप प्रॉफिट कमाने के साथ साथ आपको कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस में बिजनेसमैन को ज़्यादातर यही कोशिश करनी चाहिए कि गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाए, क्योंकि तभी उसका प्रोडक्ट बिकेगा। अदरवाइज आपका कॉम्पिटिटर बना लेगा। अगर आप नहीं बनाओगे कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आपका कॉम्पिटिटर बना लेगा, तो सारे कस्टमर्स उसके पास चले जाएंगे, तो प्रॉफिट वो कमाएगा। तो आपको कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना ही करना है। ओके, सो ये सारी फीचर्स थी बिजनेस की। अब नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? देखो, इसमें बिजनेस एक्टिविटीज में दो मेन चीजें हम पढ़ते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब ये इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री वो है जिसमें प्रोडक्शन होती है, मीन्स वो एक्टिविटीज जो सारी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होती है वो इंडस्ट्री में कवर अप होती है। और वो सारी एक्टिविटीज जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। मतलब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रीज में, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में कवर अप होती है जहाँ पे गुड्स की प्रोडक्शन होती है। और गुड्स जब बन जाते हैं उसके बाद वहाँ से लेके उसे कंज्यूमर्स तक पहुँचाने तक जो सारी एक्टिविटीज़ होती है वो कॉमर्स में आती है। कॉमर्स भी आगे ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इज इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रीज में वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल लेके आते हैं और एक फिनिश प्रोडक्ट बनती है। कहाँ पे बनती है? ये फैक्ट्रीज में बनती है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री में कवर अप होती है। ओके, तो इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। ठीक है, मीन्स ये जो इंडस्ट्री है ये प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। अब तीन तरह के गुड्स जो हैं वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। सबसे पहले है प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। अब इसमें वो गुड्स आते हैं जैसे कि मशीनरी हो गई, प्लांट, इम्प्लीमेंट्स, जो दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। सपोज अब जैसे मशीनरी है वो भी तो आप कहीं से खरीदते हो ना, ठीक है, तो मशीनरी खरीद के फैक्ट्री में लगाई जाती है और फिर उसी मशीनरी से और दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे कैपिटल गुड्स। ओके, देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे ब्रेड हो गई, क्लॉथ हो गया, मेडिसिन हो गई, इससे आप फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते हो। देन नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक इंडस्ट्री में प्रोसेस होते हैं टू प्रोड्यूस सम द नीड बेस्ड गुड्स। मतलब some such goods that are processed in some other industry, means किसी और जगह पे बनते हैं, फिर उसकी हेल्प से आप कुछ और गुड्स बनाते हो। जैसे कि इसमें इंक्लूड होते हैं प्लास्टिक, रबड़, एल्यूमिनियम। अब ये प्लास्टिक कहीं पे बना, फिर उसके बाद उस प्लास्टिक की हेल्प से आप बहुत सारे टॉयज बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें बनाते हो। या फिर रबड़ से आप रबड़ बैंड बनाते हो, रबड़ से इरेजर्स बनती है, ठीक है, और बहुत सारे टॉयज बनते हैं, इवन आपके स्लीपर्स बनते हैं। एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम एक बार बन गया, ठीक है, किसी इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम बन गया, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम से क्या बनता है? एल्यूमिनियम से आपकी कढ़ाई बनती है, आपके बर्तन बनते हैं, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉयल बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स, जो गुड्स किसी और इंडस्ट्री में प्रोसेस होते हैं, फिर उसके बाद उससे और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। ओके, अब आ जाओ इंडस्ट्रीज हमारी कितने टाइप की होती है। इंडस्ट्रीज जो होती है हमारी तीन तरह की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। तो सबसे पहली है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, इसमें वो एक्टिविटीज कवर अप होती है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है टू प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज करते हो और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हो आप दूसरी इंडस्ट्रीज को। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? सबसे पहली आती है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री जो होती है वो किसके साथ रिलेटेड है? इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड। जहाँ पे एनिमल्स की ब्रीड और वेजिटेबल्स जो है उनको मोर यूजफुल बनाया जाता है।
ठीक है, जैसे कि पोल्ट्री हो गया, ट्री प्लांटिंग हो गया, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री में आती है। देन नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे जमीन से कुछ निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या फिर वाटर से या एयर से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि कोल, आयरन, गैस, ये सारे जो है अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है हमारी दो तरह की है, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, अब आ जाओ सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल यूज करती है। कौन से रॉ मटेरियल यूज करती है? जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री बना के देती है, उस रॉ मटेरियल को यूज करके वो उसे फिनिश्ड आइटम्स में कन्वर्ट करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ओके, अब ये एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर कॉटन प्रोड्यूस हुआ, कहाँ हुआ? ये एक प्राइमरी इंडस्ट्री है। कॉटन को प्रोड्यूस करना प्राइमरी इंडस्ट्री में होता है, फिर उसके बाद उसी कॉटन से जब कपड़ा बनाया जाता है तो वो होती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ओके, तो जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसने रॉ मटेरियल किससे लिया? कॉटन, प्राइमरी इंडस्ट्री से। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश्ड मटेरियल को यूज किया जाता है, मैन और मशीन की हेल्प से उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि कपड़ा बनाते हैं हम कॉटन से, स्टील बनाते हैं आयरन ओर से, शुगर बनाते हैं शुगर केन से, पेपर बनाते हैं बैम्बू से, सीमेंट बनाते हैं स्टोन से। ओके, तो ये आ गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आगे 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बहुत सारी चीजें एक ही चीज से बनाई जाती हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल है। अब जो ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल एक बार हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्रूड ऑयल जब बनता है तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है, जो कि हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में पढ़ा था। तो जमीन से हमने निकाल लिया क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, गैसोलीन भी निकलता है। तो क्रूड ऑयल से जब हम ये सारी चीजें निकालते हैं, वो किस इंडस्ट्री में कवर अप होता है? वो एनालिटिकल इंडस्ट्री में कवर अप होता है, जब आप एक चीज से बहुत सारी चीजें निकालते हो। देन नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है when useful things are manufactured by making raw material pass through different production process। जब एक रॉ मटेरियल बहुत सारे प्रोसेस से पास होकर एक फिनिश गुड बनता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शुगर बनती है शुगर केन से। गन्ने के रस से तुरंत शुगर नहीं बन जाती, उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लास्ट का जो प्रोसेस है उसमें जो है वो शुगर बनती है। तो ये होती है जो शुगर केन है, शुगर है, वो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कवर अप होती है। देन नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है और एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि सीमेंट। सीमेंट कैसे बनता है? इसमें हम लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल, तीनों चीजों को मिक्स करके सीमेंट बनाया जाता है। तो ये कवर अप होता है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री में। देन नेक्स्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे पार्ट्स जो होते हैं प्रोडक्ट के, वो अलग अलग जगह बनाए जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा करके उनको असेंबल कर दिया जाता है और एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसमें सिंपल एग्जांपल है कार। कार के पार्ट्स अलग अलग जगह पे बनते हैं, फिर उन्हें असेंबल करके कार बन जाती है। ऐसे ही टेलीविजन, साइकिल, कंप्यूटर, ठीक है, ये सारी चीजें इसी में कवर। देन नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, जैसे कि रोड बनाई जाती है सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स को यूज करते हुए, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है। और जो ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है, ये ऐसी चीजें प्रोड्यूस करती है जो परमानेंट नेचर की होती है और जो ज्यादातर पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। ठीक है, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, वो लोगों के लिए तो बनाए जाते हैं ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। अब आ जाओ थर्ड टाइप की इंडस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस सेक्टर। इसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोला जाता है। अब इसमें वो चीज़ें कवर अप होती हैं, इसमें गुड्स कवर अप नहीं होते, इसमें सर्विसेज कवर अप होती है। वो सर्विसेज जो हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर देता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, स्टोरेज, ये जो है वो इसमें कवर अप हो जाती है। तो इनको सबको हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो ये सारी सर्विसेज जो है वो इसमें कवर अप होती है। ओके, देन नेक्स्ट इज कॉमर्स। अब कॉमर्स में क्या है? अभी हमने इंडस्ट्री पोर्शन कवर अप कर लिया है, अब आ जाओ कॉमर्स में।
तो कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स इंक्लूड सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन। अब हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, बाधा। तो वो सारी एक्टिविटीज जो कि इन हिंड्रेंसेस को खत्म करती हैं, मतलब पर्सन की हिंड्रेंस को, प्लेस की रुकावट को, टाइम की रुकावट को, वो सारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं जो इन सारी रुकावटों को खत्म करती हैं गुड्स के एक्सचेंज में, तो वो सारी चीजें हमारी कॉमर्स में कवर अप होती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे। कॉमर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ओके, सो फर्स्ट इज ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। जब हम गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं या खरीदते हैं जिसमें मकसद हमारा क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, उसे हम ट्रेड कहते हैं। जैसे अगर एक दुकानदार जो है अपनी दुकान चलाता है गली में, तो वो भी बिजनेस है, वो भी ट्रेड है, उसे हम ट्रेड बोलेंगे। या फिर अगर कोई ठेले में सामान बेचता है तो वो भी ट्रेड कर रहा है। या फिर जो बिग शोरूम्स हैं मार्केट में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रेड में कवर अप होती हैं। चाहे वो स्मॉल स्केल, छोटे स्तर पे हो रहा है या बड़े स्तर पे हो रहा है, वो सारा ही ट्रेड है। अब ट्रेड हमारा दो तरह का होता है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होम ट्रेड क्या होता है। होम ट्रेड में जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक्स प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, मतलब एक देश के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, उसे हम होम ट्रेड कहते हैं। जैसे कि अगर ट्रेड इंडिया के अंदर ही हो रहा है, इंडिया से बाहर नहीं हो रहा है, तो वो होम ट्रेड होगा। अब होम ट्रेड हमारा तीन तरह का होता है, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड इंटरस्टेट ट्रेड। लोकल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो किसी लोकल एरिया में, किसी विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, उसे लोकल ट्रेड बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें बेची जाती हैं जो पेरिशेबल नेचर की होती है। पेरिशेबल का मतलब होता है जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गई, मिल्क, वेजिटेबल्स, तो ये लोकल ट्रेड के अंदर कवर अप होती हैं। देन नेक्स्ट इज स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड वो ट्रेड होता है जो दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है लेकिन स्टेट सेम रहती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उत्तराखंड में जैसे देहरादून डिस्ट्रिक्ट है और एक हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से कोई चीज़ बेची जा रही है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन है तो वो सब उत्तराखंड के अंदर ही ना, तो वो स्टेट लेवल पे हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट ट्रेड। और इसमें ज़्यादातर कॉर्न, पल्सेस, यूटेंसिल्स, ये चीज़ें बेची जाती हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड वो ट्रेड होता है जो दो स्टेट्स के अंदर होता है। जैसे कि अगर जैसे जो डायमंड है वो हमारा सूरत में होता है, सूरत गुजरात में होता है, तो वहाँ से अगर डायमंड एक्सपोर्ट हो रहा है कहाँ पे, किसी दूसरी स्टेट पे, हरियाणा में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरस्टेट ट्रेड। लेकिन ये तीनों तरह का जो ट्रेड है वो होता इंडिया के अंदर ही है। ओके, और इसमें हमारी चीज़ें आती हैं जैसे शुगर आ गया, क्लॉथ आ गया, मशीनरी आ गई। अब मैंने होलसेल एंड रिटेल ट्रेड भी लिखा है, लेकिन मैंने इसे फोर्थ पार्ट नहीं दिया, फोर्थ पॉइंट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि होलसेल ट्रेड और लोकल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ये तीनों तरह के ट्रेड में होता है। मतलब लोकल ट्रेड में भी होलसेलर्स और रिटेलर्स होते हैं, स्टेट ट्रेड में भी होते हैं और इंटरस्टेट ट्रेड में भी होते हैं। तो होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जब होलसेलर जो है वो बिग क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदता है और रिटेलर्स को बेचता है। और रिटेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो होलसेलर से खरीदता है और आगे रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को बेचता है डायरेक्ट स्मॉल क्वांटिटीज में। ठीक है, तो वो होता है हमारा रिटेल ट्रेड। तो ये तीनों तरह के ट्रेड में एग्जिस्ट करता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड होता है जब ट्रेड नेशनल बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर के फॉरेन लैंड में एंटर कर जाता है। जैसे कि अगर इंडिया की चीज़ जो है वो जापान में बेची जा रही है या फिर कनाडा में बेची जा रही है, तो उसे हम फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। अब फॉरेन ट्रेड भी हमारा तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब हमारे देश का बिजनेसमैन फॉरेन से कोई चीज़ खरीद रहा है, फॉरेन के किसी बिजनेसमैन से कोई चीज़ खरीद रहा है। जैसे कि इंडिया खरीदता है पेट्रोल, कहाँ से खरीदता है? ईरान से खरीदता है, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उनसे खरीद रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब इंडिया अपनी चीज़ कोई बाहर बेच रहा है। जैसे इंडिया से क्या बिकता है? मैंगोज जाते हैं बाहर पे, ठीक है, या फिर इंडिया जो है मसाले एक्सपोर्ट करता है, या फिर इंडिया अपनी चाय जो है वो दूसरे कंट्रीज में बेचता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड।
देन नेक्स्ट इज एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ गुड्स लेता है, खरीदता है और फिर उसे दूसरे कंट्री में, तीसरे कंट्री में उसे बेच देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे इंग्लैंड है, वो साउथ अफ्रीका से कुछ गुड्स खरीदता है और फिर यूरोपियन कंट्रीज में उसे बेचता है। तो एक तरह से इंग्लैंड जो है वो मीडिएटर का काम करता है, मतलब एक कंट्री से खरीदा और उन्हीं गुड्स को किसी दूसरे कंट्री में बेच दिया। अब आप कहोगे कि ज़रूरत क्या है मीडिएटर को डालने की, उसको भी क्या फ़ायदा है। अब मीडिएटर को ये फ़ायदा है कि वो उसके प्राइजेस को बढ़ा के दूसरे कंट्री में बेचता है। अब आप कहोगे कि भाई डायरेक्ट क्यों नहीं खरीद लेते वो वाले कंट्रीज, उसी कंट्री से मीडिएटर को डालने की ज़रूरत क्या है, उनको तो महंगा पड़ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से वो गुड्स आ रहे होते हैं उस देश के साथ बाकी कंट्रीज़ के रिश्ते अच्छे नहीं होते, या फिर कई बार क्या होता है कि उस कंट्री से सीधा ट्रांसपोर्ट कराना उनको महंगा पड़ता है। तो इसलिए जो है ये एंट्री पोर्ट ट्रेड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। ओके, सो फॉरेन ट्रेड हमारा 3 तरह का होता है। अब आ जाओ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड। किसी बुक में आपको ये वर्डिंग लिखी मिलेगी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और किसी में एड्स टू ट्रेड मिलेगा। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। मतलब ट्रेड देखो, जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है तो उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलें आती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं। हर्डल्स का मतलब होता है रुकावटें। तो उन सारी रुकावटों को कवर अप करने के लिए जो मतलब उन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करी जाती हैं वो जो है वो हमारी एड्स टू ट्रेड में कवर अप होती है। अब इसमें हमारी क्या चीज़ आती है, सबसे पहला है हमारा मिडलमैन। अब मिडलमैन के केस में क्या होता है, अब एक प्रॉब्लम होती है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, लोगों की बाधा को कवर अप करता है। इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, मिडलमैन। अब मिडलमैन कौन होता है, होलसेलर और रिटेलर। अब देखो, एक प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर्स बहुत कम होते हैं लेकिन कंज्यूमर्स अनलिमिटेड होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कंज्यूमर्स इंडिया में ही हो सकता है दूसरे देशों में भी उस चीज़ को कंज्यूम किया जा रहा हो। तो ये अब प्रोड्यूसर तो हर एक कंज्यूमर के पास गुड्स नहीं बेच सकता ना, तो यहाँ पे मिडलमैन आता है। मिडलमैन कौन होता है, होलसेलर और रिटेलर। अब होलसेलर कौन होता है, जो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है और आगे रिटेलर को बेचता है और रिटेलर वो गुड्स जाके कंज्यूमर को बेचता है। तो जो लोगों की बाधा को कौन खत्म करता है, मिडलमैन। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। प्लेस की बाधा को कौन कवर अप करता है, कौन खत्म करता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब देखो, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे कंज्यूमर है वहीं पर प्रोड्यूसर भी है। प्रोड्यूसर हो सकता है किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे इवन कंट्री में भी हो सकता है। ओके, तो इस हिंड्रेंस को कैसे कवर अप किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। मींस गुड्स को जो ट्रांसपोर्टेशन, हम जैसे रोड के थ्रू जो ट्रक्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो गुड्स है हम उसे वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। मींस प्रोडक्शन प्लेस से उसे कंजप्शन की प्लेस पे पहुँचाया जाता है ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ओके, तो जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है वो ख़त्म होता है ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। अब कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं, जैसे कि टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया। अब देखो, जो बिज़नेस डील्स है वो जाके वहाँ पे तो नहीं करी जा सकती ना। हो सकता है कई बार जहाँ पे बिज़नेस डील होनी है दो लोगों के बीच में, वो बहुत दूर बैठे हैं, तो वो किस पे होती है, वो टेलीग्राम के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू होती है बिज़नेस डील्स। तो वो किसकी मदद से हुई है पॉसिबल, वो कम्युनिकेशन की मदद से पॉसिबल हुआ है। तो जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है उसकी हेल्प से ही हम बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सके हैं। ओके, तो जो ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की प्रॉब्लम है ये किसकी हेल्प से सॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की हेल्प से। देन नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। अब देखो, ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि गुड्स आज बने तो आज ही बिक जाएंगे। हो सकता है उस समय उसकी ज़रूरत ना हो, तो उसे गुड्स को हमें स्टोर किया जाता है, तब तक स्टोर किया जाता है जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। जैसे कि शुगर है, शुगर प्रोड्यूस की जाती है नवंबर से लेके मार्च तक। अब जब गन्ना आएगा तभी तो प्रोड्यूस होगी ना, तो नवंबर से लेके मार्च तक बनाई जाती है, लेकिन बिकती तो सारा साल है ना, कंज्यूम तो सारा साल होती है। तो उसे स्टोर करके रखा जाता है जब तक उसकी ज़रूरत नहीं आती है। मीन्स अब जैसे एसी है, एसी की डिमांड जो है वो गर्मियों में ज़्यादा होती है लेकिन बनते तो सारा साल है, तो उसे तब तक स्टोर किया जाता है जब तक उसकी ज़रूरत नहीं आती है।
तो वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, वो वेयर हाउसेज में उनको स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कौन सॉल्व करता है, वेयर हाउसेज। ओके, देन नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। अब देखो बिजनेस चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसमें रिस्क तो रहता ही है। स्टोरेज के टाइम पे अगर आप गुड्स को स्टोर कर रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे गुड्स, हो सकता है उस स्टोरेज हाउस में आग लग सकती है या फिर वहाँ से चोरी हो सकती है। अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं गुड्स तो हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है उस ट्रक का। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब इन रिस्क फैक्टर्स को कौन कवर अप करता है, वो करता है इंश्योरेंस। ठीक है, तो जो रिस्क की हिंड्रेंस है उसको कवर अप कौन करता है, इंश्योरेंस। ओके, तो जो बिजनेसमैन है वो उसे जब स्टोर करता है वेयर हाउसेज में तो उसकी इंश्योरेंस करवा देता है, या फिर ट्रांसपोर्ट करता है जब गुड्स को तो उसकी इंश्योरेंस करवा देता है कि इनकेस अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें जो है उस चीज़ के फंड्स मिल जाएं, अदरवाइज उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज बैंकिंग। अब देखो फाइनेंस जो होता है वो हर बिजनेस का बैकबोन होता है, उसके बिना बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो देखो जैसे ही रॉ मटेरियल को खरीदा जाता है, अब रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरर के पास बहुत ज़्यादा फंड्स हों, उसके कई बार अपने फंड्स भी शॉर्ट पड़ जाते हैं। तो वो किसके पास जाके फंड्स के लिए कहेगा, वो बैंक के पास जाएगा और लोन लेगा। अब देखो, अब जब इंटरनेशनल ट्रेड के केस में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के केस में लेटर ऑफ क्रेडिट मांगा जाता है, वो भी बैंक ही इशू करके देता है। या फिर अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज आपको चाहिए होगा तो वो भी आपको बैंक से मिलेगा, आपको फंड्स सारे बैंक से मिलते हैं। तो जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसको कौन सॉल्व आउट करता है, वो बैंक सॉल्व आउट करता है, बैंकिंग की हेल्प से वो सॉल्व होती है। तो बैंक्स जो है वो फुलफिल करते हैं सारी फंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेसमैन, और भी बहुत सारी सर्विसेज जो है वो बैंक प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। अब देखो प्रोड्यूसर ने गुड्स बना लिए, वो बना के बैठ गया, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस तरीके का गुड बना है। तो प्रोड्यूसर जब तक उस चीज़ की एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा। अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई मार्केट में नई चीज़ आई है, हम टीवी में ऐड देखते हैं, रेडियो में ऐड देखते हैं, ऐड सुनते हैं, तभी हमें पता चलता है ना। तो एडवर्टीजमेंट की हेल्प से प्रोड्यूसर कस्टमर को नॉलेज देता है कि मैंने ये गुड बनाया है और ये इस प्राइस पे अवेलेबल है, इसमें ये चीज़ें हैं। तभी तो कस्टमर जो है वो डिसाइड कर पाता है कि मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है। ओके, तो जो एडवर्टीजमेंट है वो इंफॉर्मेशन की बाधा को जो है वो खत्म करती है, कि लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि मार्केट में ये चीज़ें जो है वो अवेलेबल है और आप उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। ओके, सो ये था हमारा एड्स टू ट्रेड। अब कई बार ये डिफरेंस आ जाता है कि इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने सारे पढ़ लिए हैं, ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले है हमारी एक्टिविटी। देखो इंडस्ट्री में हमारी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ रिलेटेड है, और जो ट्रेड है उसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। कैपिटल रिक्वायरमेंट, देखो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें बहुत बड़ी मशीनरी खरीदनी पड़ती है, तो फिक्स्ड कैपिटल की भी बहुत ज़रूरत होती है। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो हमें डे टू डे जो खर्चों के लिए चाहिए होती है, तो दोनों जो है बहुत लार्ज स्केल में हमें चाहिए होती हैं। कॉमर्स में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, फिक्स कैपिटल कम चाहिए होती है, और ट्रेड के केस में बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब स्कोप क्या है इंडस्ट्री में, देखो हमने पढ़ा था इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री आती है। कॉमर्स के केस में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है, और ट्रेड में हम होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड दोनों पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इंडस्ट्री जो है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। फॉर्म यूटिलिटी कैसे क्रिएट करती है, वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश्ड गुड्स में। तो फॉर्म एक जो है वो एक फिनिश गुड क्रिएट होता है, तो ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। कॉमर्स के केस में प्लेस, टाइम और पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट होती है। पोजेशन यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है, पोजेशन का मतलब है देखो जब गुड्स में बाइंग और सेलिंग होगी तभी तो उसका पोजेशन ट्रांसफर होगा ना, वो गुड्स मेरे पास आएगा, तो वो कॉमर्स में होती है ये तीनों तरह की यूटिलिटी। और ट्रेड में तो सिर्फ पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट होती है, मींस जब हम सेल करते हैं किसी चीज़ को तो वो गुड्स का पोजेशन सेलर से बायर के पास चला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज रिस्क एलिमेंट। देखो जिसमें जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसमें उतना ज़्यादा रिस्क होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है इंडस्ट्री में, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। कॉमर्स में थोड़ा कम रिस्क है इंडस्ट्री से, और ट्रेड में तो बहुत ही कम रिस्क इन्वॉल्व है। देन नेक्स्ट इज म्यूचुअल डिपेंडेंस। अब ये देखो ये तीनों आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कॉमर्स और ट्रेड जो है वो दोनों इंडस्ट्री पर डिपेंड है। अब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होगी तभी तो वो चीज़ आगे बिकेगी ना,
तो ये दोनों इंडस्ट्री पे बेस्ड है। कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड बिकॉज ट्रेड इज अ मेजर पार्ट। अब कॉमर्स ट्रेड के बिना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेड जो है उसका वो मेजर पार्ट है। अब जो ट्रेड है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर कोई चीज़ को बेचा या खरीदा ही नहीं जाएगा तो इंडस्ट्री का क्या मतलब है उसको बनाने का। तो जो ट्रेड है वो भी बहुत ज़रूरी है कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। और हाँ, मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम इसे एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो हाँ, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही करती हूँ कि आप इसे एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख के आओ और आपके मार्क्स कटने की कोई स्कोप ना हो। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।